नमस्ते मित्रों। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो भारत के नीच विपक्ष पर आधारित है। भारत जैसा नीच विपक्ष दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगा और खासकर हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसा गद्दार देशद्रोही नेता दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो हर कीमत पर प्रधानमंत्री बनने की ऐसी लालसा पाले हुए है कि क्या सही है क्या गलत है उसका भी वह आकलन नहीं कर रहा। ये नहीं सोच रहा कि उसकी हरकतों से, उसके वक्तव्य से दुश्मन देश को कितना फायदा मिल रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं कि देश का विपक्ष कैसा होता है। आप सबको मालूम है कारगिल जो हुआ था, ये जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त सेना प्रमुख थे पाकिस्तान के, उन्होंने, अब ये उनका कहना है, नवाज शरीफ का कहना है, क्या सच्चाई है भगवान जाने, उन्होंने ये कहा कि हमने बगैर पाकिस्तान की तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार को सूचना दिए, बगैर उनके जानकारी के अपने कोर कमांडर के साथ मीटिंग की और हमने ये प्लानिंग बनाया कि सर्दियों में जब समझौता है कि दोनों देश की सेनाएं मैदानी इलाके में चली जाती हैं, बैरक छोड़कर चली जाती हैं, तब हम भारतीय सीमा में घुसेंगे और भारत के तमाम बैरक पर कब्जा करके श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करके पूरी सप्लाई लाइन खत्म कर देंगे ताकि हम कश्मीर पर कब्जा कर लें। ये पोल जब खुला तो उस वक्त पाकिस्तान का विपक्ष, पाकिस्तान का सत्ता पक्ष और पाकिस्तान की सेना सबने ये कहा ये हमारे सैनिक तो है ही नहीं। उन्होंने डिसऑन कर दिया। उन्होंने बोला कि ये तो मुजाहिद यानी आतंकवादी हैं जो बंकरों में कब्जा करके गए हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का विपक्ष, और ये बात खुद परवेज मुशर्रफ ने बाद में दुबई में एक इंटरव्यू में बताया कि जब हमारी पूरी पोल खुल गई तब हमने वहां के विपक्ष को और सत्ता पक्ष को मीटिंग करके प्रेजेंटेशन दिया कि भाई हमने ये कर लिया है पूरा काम, अब आपको ये कहना है ये हमारी सेना नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, आतंकवादी हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का विपक्ष कितना समझदार है कि उसे लगा कि अगर हम अभी कहेंगे कि भाई हमारी सेना क्यों घुस गई भारत में, हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब भारत ने बोफोर्स तोप से और विमानों से पलटवार किया तो हजारों सैनिक एक एक दिन में मारे जाते थे। लेकिन इतने बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों के मारे जाने के बावजूद भी न तो पाकिस्तान उनकी डेड बॉडी स्वीकार कर रहा था, न ही उनको कोई दूसरी मदद पहुंचा रहा था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो ये सीधी तरह एक युद्ध हो जाता कि ये युद्ध का कॉल हो गया है और पाकिस्तान को ये स्वीकार करना पड़ता ये जो घटिया और गंदा काम है ये हमने किया है। लेकिन पाकिस्तान के सारे नेता ये समझे आज इस वक्त हमें देश के लिए क्या बोलना चाहिए ताकि पूरे वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बचाया जा सके और ये बताया जा सके कि भाई ये काम हमने नहीं किया है, हमारे मुजाहिदीन ने किया है। उसी वक्त की एक घटना याद आ रही है, कर्नल शेर खान, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा। पाकिस्तान का एक बहादुर कर्नल था, एक चोटी पर कब्जा किए हुए था और 8 दिन तक बगैर भोजन पानी के वह लड़ता रहा। उस वक्त हमारे भारतीय फौज के ब्रिगेडियर MBS बाजवा सरदार जी थे, बड़े बहादुर थे। उन्होंने उसकी घेराबंदी करके उसे मारा। उसके मारने के बाद बाकायदा पाकिस्तानी झंडे से में उसका इस्लामिक रीति रिवाज से एक सैनिक के साथ दाह मतलब जो अंतिम विदाई दी गई, जो उसे दफन किया गया। ये हमारे सैनिकों का, हमारी सेना का ये सबसे अच्छी बात है कि हम दुश्मन के सैनिकों के जिंदा रहते हुए या मरने के बाद हम एक सैनिक की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, किसी भी देश का सैनिक अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता, वह अपने देश के लिए लड़ता है। तो भारत की सेना सैनिकों को सम्मान देना जानती है, चाहे वो दुश्मन देश का सैनिक हो। अगर हमने
71 में 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है, युद्धबंदी बनाया है, तो हमने किसी को टॉर्चर नहीं किया। या अगर हमने कारगिल में उनको मारा है तो उन सभी पाकिस्तानी सैनिकों को उनके रैंक के हिसाब से हमने बकायदा सम्मान दे करके दफन किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उनकी डेड बॉडी लेने से ही मना कर दिया। तो उसकी जेब में एक चिट्ठी लिखी गई, रख दी गई, ये यंग कर्नल बड़ी बहादुरी से लड़ा, आप इसे हो सके तो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दीजिएगा। बाद में जब ये बात मीडिया में आई, और उसके अलावा जब पाकिस्तान में देखिए माँ बाप जो है, जो सैनिकों के माँ बाप हैं, वह तो एक इंसान होते हैं। अगर उनका बेटा देश के लिए सीमा पर मर रहा है और उस देश की सरकार उनकी डेड बॉडी को भी न स्वीकारे, तो माँ बाप को तो तकलीफ होगी, क्योंकि एक सैनिक जो है वो अंतिम समय में जिसका अधिकारी है, जो उसे देना चाहिए वो तो देना पड़ेगा। आपको उसे अपने देश के झंडे में लपेट कर विदाई देनी पड़ेगी, उसे अंतिम सलामी देनी पड़ेगी, माँ बाप की उपस्थिति में उसे दफन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्नल शेर खान की माँ ने मीडिया में आकर के बगावत किया कि मेरे बेटे का शव क्यों नहीं लाया जा रहा है जो भारत में दफन है। उसके बाद से करीब करीब 12,000 पाकिस्तानी सैनिकों के माँ बाप ने पूरे पाकिस्तान में बगावत किया, और इस बगावत से नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ इतना डर गए, तब उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये हमारे सैनिक हैं। और उसके बाद उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया कि आपने हमारे लोगों को जहाँ जहाँ दफन किया है उनकी डेड बॉडी आप हमको दीजिए। फिर भारत सरकार ने इज्जत के साथ उनकी डेड बॉडी निकाल के उनको सौंप दिया। फिर कर्नल शेर खान की जेब से जो नोट मिला, जो हमारे ब्रिगेडियर MBS बाजवा साहब ने दिया था, तो उस नोट को पढ़ने के बाद पाकिस्तान की सेना ने उनको निशाने हैदर सम्मानित किया था। तो ये हमारे देश की सेना है। तो मैं बात एक्चुअली विपक्ष पे कर रहा था, लेकिन इतने सब के बावजूद भी पाकिस्तान की विपक्ष ने ये नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना समझदार विपक्ष लगभग हर देश में होता है, सिर्फ भारत में छोड़ के। अभी आप जो दूसरे देशों में है हो रहा है, आप वहां से समझ लीजिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई से समझ लीजिए। चलिए रूस में तो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन यूक्रेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहां का विपक्ष भी सरकार के साथ है। वहां का नेता प्रतिपक्ष सैनिक यूनिफॉर्म में मोर्चे पर लड़ रहा है। अभी इजराइल का जब 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने अटैक किया था, तो इजराइल का हर नागरिक सैनिक होता है। तो इजराइल का जो नेता प्रतिपक्ष था वह खुद AK-47 और दूसरी इंसास राइफल लेकर के मोर्चे पर लड़ रहा था। ये होता है देश का विपक्ष। एक देश का विपक्ष का कर्तव्य ये होता है कि उसे अपनी देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि जब किसी देश का नीच विपक्ष कोई हरकत करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। 1983 में फाकलैंड द्वीप को लेकर के अर्जेंटीना और ब्रिटेन में युद्ध छिड़ गया। एक्चुअली जो फाकलैंड आइलैंड है वो भारत के अंडमान निकोबार की सब तरह ही है, जो अर्जेंटीना के एकदम करीब है, एकदम करीब। वो 8 नॉटिकल मील दूर भी नहीं होगा। कानूनी रूप से उस पर अर्जेंटीना का हक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत पहले से उस पर कब्जा करके रखा है, वहां पर अपना आर्मी बेस बना के रखा है, वहां काफी अच्छी जो उपजाऊ जमीन है और उसका एक बहुत बढ़िया एक उसका टेक्टिकल और सामरिक महत्व है, तो ब्रिटेन ये उसको अर्जेंटीना को नहीं देता। तो 1983 में उस वक्त ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, और हमारे जो उस वक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे उनका नाम था लियोपोल्डो। तो दोनों देशों में लड़ाई छिड़ी। अर्जेंटीना ने उस वक्त सोवियत संघ के से एक विशाल युद्धपोत खरीदा था, जिस युद्धपोत का नाम था एडमिरल ARA बार्गानोवा। काफी खतरनाक युद्धपोत था। इस युद्धपोत ने ब्रिटेन के तमाम जंगी जहाजों को, फाइटर जेट को मार गिराया, और इसे एक अज्ञात लोकेशन पर ब्रिटेन ने रखा था, सॉरी अर्जेंटीना ने रखा था।
अब ब्रिटेन ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हमला कहां से हो रहा है। ब्रिटेन के एक के बाद एक 12 फाइटर जेट मारे गए और उनके काफी नुकसान हुआ। तब ब्रिटेन के सेना ने मार्गरेट थैचर के सामने एक प्लान रखा कि हमारी देश की जो मीडिया है बीबीसी, उसके द्वारा एक झूठी खबर ब्रेक किया जाए कि हमने अर्जेंटीना के युद्धपोत एडमिरल ARA ब्राजनेवो को मार दिया, मतलब समुद्र में डुबा दिया है। टारपीडो के हमले में हमने उसको डुबा दिया है। तो मार्गरेट थैचर बोली कि भाई हमने जब नहीं डुबाया है तो झूठी खबर क्यों ब्रेक करने का। तो सेना ने कहा नहीं मैडम, हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा करिए। उसके बाद बीबीसी को एक नोट भेजा गया कि हमने आज अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में अज्ञात जगह पर जो अर्जेंटीना का युद्धपोत एडमिरल ARA ब्राजनेव था उसको हमने डुबा दिया है। तुरंत मीडिया में खबर ब्रेक हुई, फिर अर्जेंटीना की मीडिया में भी खबर गई। अब अर्जेंटीना का विपक्ष जो राहुल गांधी की तरह है वह अपने देश पर हमलावर हो गया कि सरकार जवाब दे, हमारा एकमात्र युद्धपोत कैसे नष्ट हुआ, हमारा युद्धपोत क्यों नष्ट हुआ, हमें कितना नुकसान हुआ, उस युद्धपोत पर तैनात कितने फाइटर जेट मारे गए। मतलब सेम टू सेम राहुल गांधी जैसा काम वहां की मीडिया, वहां के विपक्ष, वहां के वामपंथी लोग, वहां के प्रोफेसर ये सब करने लगे। फिर हुआ ये कि अर्जेंटीना की जनता, अर्जेंटीना की सरकार वहां के राष्ट्रपति लियोपोल्डो के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। एक बगावत जैसी स्थिति खड़े होने लगी। फिर मजबूरी में अर्जेंटीना को यह बताना पड़ा कि हमारा युद्धपोत सुरक्षित है, इस जगह पर है, और उसका वीडियो उनको दिखाना पड़ा। ब्रिटेन तो यही चाहता था। जैसे ही उस युद्धपोत की लोकेशन ब्रिटेन को पता चल गई, 5 मिनट में ब्रिटेन ने अपनी तमाम टारपीडो से उसको नष्ट कर दिया और एक झटके में अर्जेंटीना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और फाकलैंड युद्ध खत्म हो गया और फाकलैंड आइलैंड पर फिर से ब्रिटेन का कब्जा बरकरार रहा। ये होती है किसी देश का नीच विपक्ष, जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। ये नीचता का काम होता है। हमारी सेना ने, वायुसेना ने खुलकर जवाब दिया है। कल अभी संसद की जो रक्षा संसदीय समिति है उसकी बैठक में उनको ब्रीफ कर दिया गया। कोई खबर मीडिया में, उसमें कांग्रेस की तरफ से 2 सांसद थे, राजीव शुक्ला भी थे और अभिषेक मनु सिंघवी थे। राहुल गांधी को उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या उसमें बताया गया। सरकार ने एक एक जानकारी दी। उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिश्री जी भी थे। सब बता दिया गया कि भारत को क्या लॉस हुआ है, भारत को क्या फायदा हुआ है। क्योंकि ये सब चीजें सार्वजनिक रूप से अभी नहीं बताई जाती। ठीक है, साल 2 साल के बाद भारत भी बताएगा और पाकिस्तान भी बताएगा। पाकिस्तान भी नहीं बता रहा है कि उसके फाइटर जेट के हमले में कितना नुकसान हुआ। कोई नहीं बता रहा। भारत के हमले में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, जबकि पूरी दुनिया को पता है, सैटेलाइट तस्वीरें हैं कि इनके 11 एयरबेस पूरी तरह से नष्ट हो गए। अब सोचिए कि पाकिस्तान ने खुद अपने 24 एयरमैन की विदाई दी, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान और विंग कमांडर सहित 12 बड़े रैंक के ऑफिसर थे और 40 छोटे रैंक के ऑफिसर थे। तो अगर इतने बड़े बड़े ऑफिसर मरे होंगे तो उसके साथ उनके कितने लड़ाकू विमान तबाह हुए होंगे। और एक पाकिस्तान की आर्मी ने ये लिखा भी है, पाकिस्तान की मीडिया ने, कि विंग कमांडर उस्मान साहब जेट 10 थंडर में सवार होने जा रहे थे, तभी मिसाइल हमले में मारे गए। तो अगर विंग कमांडर उस्मान साहब मारे गए तो क्या उनका लड़ाकू विमान सुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। भारत का तो कोई पायलट नहीं मारा गया, कोई ऑफिसर नहीं मारा गया और हमारे सारे लड़ाकू विमान सुरक्षित है। चूंकि सेना ने यह कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो ऐसे वक्त में हम कुछ जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते। अब देश के विपक्ष को जो जो सूचना चाहिए वह कल उनको एक मीटिंग में दे दिया गया है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी थे, उसमें सभी पार्टियों के 2-2 सांसद, 3-3 सांसद थे। राहुल गांधी को पूरी सच्चाई भी पता है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बनना है, उनको पाकिस्तान की मीडिया में हीरो बनना है, तो राहुल गांधी इस तरह की नीचता कर रहे हैं।
आज आप देखिए पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी हीरो बने। सारी मीडिया चौबीसों घंटे राहुल गांधी के बयान पे बहस कर रही है। पाकिस्तान को एक जैसे राहुल गांधी के रूप में एक नया स्टार मिल गया है। और पाकिस्तान के सारे बुद्धिजीवी सारे को कहते ही हैं, खुद वहां का जो तमाम पूर्व मंत्री और मंत्री कहते हैं, चाहे वह चौधरी फवाद हुसैन हो या शेख चिल्ली हो, कि भाई हम चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान क्यों चाहता है राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने? सोचिए, पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि मुंबई का जो 26/11 का हमला हुआ था वो कांग्रेस और पाकिस्तान का एक फिक्स मैच था। कांग्रेस उस वक्त देश को, दुनिया को, विश्व को हिंदू आतंकवाद की थियरी देना चाहती थी। इसीलिए सारे आतंकवादी हिंदू नाम से आए थे, कलावा बांध कर आए थे, टीका लगाकर आए थे। और जब उनकी फुटेज आई तो पाकिस्तान की मीडिया में सबके जो हिंदू नाम थे ये प्रचारित किया गया और कसाब को बताया गया कि अमन चौधरी है, क्योंकि उसको अमन चौधरी के नाम से आधार कार्ड दिया गया था। वह तो ओम्बले जी ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और कांग्रेस की पूरी प्लान धरी की धरी रह गई। वरना आपको पता है, उसी वक्त दिग्विजय सिंह एक किताब का विमोचन कर रहे थे, 26/11 हमला आरएसएस की साजिश, जो अजीज बर्नी नामक एक जिहादी ने लिखी है। तो ये कांग्रेस की एक्चुअली ये साजिश जो हमेशा पाकिस्तान को फायदा पहुंचाती है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर कांग्रेस काम करती है, क्योंकि दोनों का एजेंडा बिल्कुल सेम है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि उसमें भारत के पास सारे सबूत थे कि पाकिस्तान का हाथ है। और नवाज शरीफ को यह स्वीकार करना पड़ा कि कसाब पाकिस्तान का। नवाज शरीफ ने तो उसके गांव का नाम भी बता दिया। कसाब के गांव में इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मीडिया भी गई, उसके माँ बाप का इंटरव्यू भी आया। उसके बाद फिर कसाब के बयान के आधार पर अमेरिका में 2 गिरफ्तारी हुई, जिसमें हेडली और तहूर हुसैन राणा पकड़े गए। हेडली का असली नाम था दाऊद गिलानी। दाऊद गिलानी का भी पूरा इंटरव्यू है जो भारत के एनआईए ने लिया। उसने भी स्वीकार किया कि लश्कर तैयबा का वह आतंकी है। उसने ये भी बताया कि इशरत जहां हमारी आतंकी थी, लश्कर तैयबा की आतंकी थी, हमने इसको ट्रेनिंग दिया था, नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भेजा था। लेकिन उसी इशरत जहां के एनकाउंटर को झूठा बताया गया, इशरत जहां को एक नेक लड़की बताया गया, इशरत जहां को लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार की बेटी बताया, इशरत जहां के सम्मान में मुंबई में जितेंद्र आहवाड ने एम्बुलेंस चलाए। तो कांग्रेस शुरू से पाकिस्तान की एक सेकेंड, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे जो एजेंडा पाकिस्तान का है सेम टू सेम वही एजेंडा कांग्रेस का है, और राहुल गांधी भी वही चीज करना चाहते हैं। और आप लोगों को याद होगा, 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब मगध पर सेल्यूकस ने हमला किया था और सेल्यूकस पराजित हो गया था, सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया था, तब सेल्यूकस ने एक प्रस्ताव पेश किया कि हम चाहते हैं कि यूनान और मगध भारत के बीच में एक सांस्कृतिक सम्मान स्थापित हो, सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो, और मैं अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना चाहता हूं। सबने मंजूरी दे दी, चाणक्य ने भी मंजूरी दे दी। लेकिन चाणक्य ने उसी वक्त कहा था कि हेलेना से पैदा हुआ बेटा, संतान, कभी भी मगध की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। वह मगध की गद्दी का वारिस नहीं होगा, क्योंकि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ संतान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और ठीक यही बात नेहरू जी ने भी, होलकर, जो इंदौर का होलकर राजघराना है, उसके वारिसों में जब लड़ाई छिड़ी, जब वारिस को राजमहल पर कब्जे को और उनकी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ, तो होलकर ने एक शादी अमेरिकी महिला से की थी। उसका एक पुत्र रिचर्ड जो अमेरिकन था, और एक उन्होंने भारतीय महिला से शादी की थी। तब नेहरू ने बकायदा लिखित में ये किया। ये मामला एक्चुअली नेहरू तक पहुंचा था, तो नेहरू ने लिखित में कहा कि विदेशी महिला से अगर किसी के
एक देसी महिला, एक मतलब भारतीय महिला से पैदा संतान है और एक विदेशी महिला से पैदा संतान है, तो पहला हक भारतीय महिला से पैदा संतान का होगा, विदेशी महिला से पैदा हुए संतान का हक नहीं होगा। ये नेहरू ने होलकर खानदान के विवाद में कहा हुआ है। रिचर्ड आज भी जिंदा है, अमेरिका में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। राहुल गांधी कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। उनकी माँ इटालियन है, बचपन में उनके घर पात्रोची जैसे तमाम लोग आते थे, तमाम सोनिया गांधी की बहनें आती थी, तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना कभी विकसित हुई ही नहीं। वह देश से नफरत करते हैं, वह इस देश की संस्कृति से नफरत करते हैं। वरना आज एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका फर्ज था कि वह देश की सेना के साथ खड़े होते, वह कहते जैसे पाकिस्तान का पूरा विपक्ष खड़ा है। आप सोचिए, पाकिस्तान का मुख्य विपक्ष तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, वो जेल में है। उसके बावजूद इमरान खान के जितने भी नेता जेल के बाहर हैं, वह इस मौके पर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी की एकमात्र सरकार केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में, उसका जो मुख्यमंत्री है अली अमीन गंडापुर, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उसको अभी सेना ने किडनैप कर लिया था। उसके बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान का विपक्ष पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ा है। 9 मई को इसी इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान के सेना के तमाम कोर कमांडरों के घरों पर हमले किए थे। आपने वीडियो देखा होगा, उनके घरों से मोर तक लेके चले गए, बत्तख लेके चले गए, सब कुछ तोड़ दिया। मगर वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि वयम पंचाधिकम शतम, जब युधिष्ठिर मतलब पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, तब कोई एक बाहरी व्यक्ति से लड़ाई हुई। तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई हम क्यों दुर्योधन का साथ दें। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि आपस में हम 5 और 100 हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा हमसे लड़ाई करेगा, देन वयम पंचाधिकम शतम, तब हम 105 हैं। मतलब हम 100 कौरव और 5 पांडव एक हैं, हम एक होकर लड़ेंगे। तो आज राहुल गांधी को यह कहना चाहिए था कि पांडव विपक्ष है, हम कांग्रेस कौरव हैं, हम आपस में कौरव पांडव की लड़ाई चलेगी, हस्तिनापुर को लेकर हमारी लड़ाई है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध है तो वयम पंचाधिकम शतम, मतलब हम एक हैं। लेकिन अफसोस, राहुल गांधी पाकिस्तान के नैरेटिव पर चल रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं। और आज राहुल गांधी के बयान न सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बनी है। राहुल जी, फाइटर जेट अगर कहीं गिरा होगा तो या तो पाकिस्तान में गिरा होगा या भारत में गिरा होगा, 2 ही जगह गिर सकता है। बंगाल की खाड़ी तो वहां पर है नहीं, प्रशांत महासागर तो वहां पर है नहीं। तो आप इतनी बुद्धि तो लगाइए कि अगर पाकिस्तान में गिरा होता तो पाकिस्तान तो अब तक एक नुमाइश उसकी करता, पूरी दुनिया को दिखाता, जैसा उसने अभिनंदन के समय किया था। अगर भारत में गिरा होता तो कहीं तो गिरा होता, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में, हर एक शहर में 100 में से 5 बंदा तो कांग्रेसी है, 100 में से 5 बंदा तो विपक्ष का है। सबके पास तो मोबाइल फोन है, तो कोई तो वीडियो बनाया होता, कहीं तो वीडियो आया होता। किसी एक फाइटर जेट का गिरना तो आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई से गिरता है राहुल जी, तो कई किलोमीटर दूर से उसको देखा जा सकता है। तो किसी ने देखा क्यों नहीं? कहीं पर उसका वीडियो क्यों नहीं आया? और अगर फाइटर जेट गिरा होता तो आपको भी पता है कि गिरने के पहले उसका पायलट इजेक्ट कर जाता है, तो पायलट कहीं तो इजेक्ट किया होता, कोई तो गांव वाले उसको बचाए होते, कहीं तो उसका वीडियो। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है। तो राहुल जी, आप क्यों पाकिस्तान का खिलौना बन रहे हैं? क्यों आप देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं? आप अफसोस राहुल जी, आप कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए। पूरा देश ये देख रहा है कि जब आप विपक्ष में होकर इस तरह की नीचता, इस तरह की गद्दारी कर सकते हैं, तो कल को भगवान न करे कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए, तब भारत के साथ आप कितनी नीचता
कितनी गद्दारी करेंगे आप भारत की सारी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पास न्यूक्लियर चाबी होती है, न्यूक्लियर की प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, इस देश का पूरा गोपनीय चीज प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तब अगर आप जैसा एक गद्दार व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या भारत देश कभी सुरक्षित हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। राहुल जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर थोड़ी सीरियसनेस लाइए, आप थोड़ी ट्रेनिंग लीजिए कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी क्या एक भूमिका होनी चाहिए। आप कम से कम ओवैसी तो सीख लीजिए। ओवैसी मोदी पर हमला खूब करते हैं, उनका फर्ज है क्योंकि वो विपक्ष में है। कभी भी विपक्ष का नेता मोदी की तारीफ नहीं करेगा, ये पूरी भारत को पता है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के समय ओवैसी जैसे व्यक्ति ने एक मुस्लिम होते हुए भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पाकिस्तान को फायदा मिले, बल्कि आज पाकिस्तान की मीडिया में ओवैसी की निंदा की जा रही है। ओवैसी मंच पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपने अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस लाइए, आप समझिए कि देशभक्ति क्या होती है। ठीक है मित्रों, अब मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।